बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 301 के सिलसिले में आज हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोक्स थ्योरम है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली भी बहुत रिच टॉपिक है। अगर हम देखें स्टोक्स थ्योरम क्या है, जिस तरह हमने गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में देखा कि ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को आपस में रिलेट करता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास स्टोक्स थ्योरम भी दो डिफरेंट इंटीग्रल्स को आपस में रिलेट करता है। यानी ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को आपस में रिलेट करता है। हम अगर इसको देखें तो ये असल में है द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ओवर ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय दैट कर्व। यानी हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है और सरफेस इंटीग्रल, इन दोनों को आपस में लिंक करता है। लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर फंक्शन का कर्ल का सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल के बराबर है और लाजमी तौर पे सरफेस वही है जो कि वो कर्व बाउंड कर रही है जिसका लाइन इंटीग्रल हम ले रहे हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस है जिसको इस रेड कलर की बाउंड्री के साथ बाउंड किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इस सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को लिंक करना है तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल क्या है। लाइन इंटीग्रल असल में डॉट प्रोडक्ट होती है वेक्टर फंक्शन की विद द स्मॉल सेगमेंट ऑफ लाइन, और इसके बाद हम तमाम लाइन के ऊपर उसको मालूम करने के लिए, उस प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इस लाइन को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दें, स्मॉल लेंथ्स में डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास, और हर जगह पे ए की कोई सर्टेन वैल्यू होगी। वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए है हमारे पास, अगर उसकी सर्टेन वैल्यू है, और जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ लाइन है दैट विल बी अलॉन्ग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट इतना स्मॉल होना चाहिए कि दरमियान में कर्व ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अलॉन्ग द टेंजेंट हो जाएगी। इनके दरमियान अगर एंगल थीटा है तो लाइन इंटीग्रल का मतलब होगा इस पॉइंट पर, लाइन इंटीग्रल का मतलब होगा ए डॉट डी एल, और चूँकि हमने पूरी कर्व के ऊपर लेना होगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द इंटायर क्लोज्ड कर्व, तो ये बन जाएगा लाइन इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का इस कर्व के ऊपर लाइन इंटीग्रल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा ए डॉट डी एल ओवर द इंटायर कर्व। फर्ज करें कि ये कर्व का नाम हम सी रख देते हैं। अब ये तो हो गई लाइन इंटीग्रल की बात। जबकि सरफेस इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि हम बात करें उस वेक्टर की डॉट एरिया के साथ, और ओवर इंटायर कर्व हम इंटायर सरफेस आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात करनी है कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, तो इसका मतलब ये हमारे पास होने चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर ए, इसको हम डी ए से मल्टीप्लाई करें ओवर इंटायर सरफेस एरिया, तो कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल बनना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो वी कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड द सरफेस इंटीग्रल इज गिवन बाय द स्टोक्स। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें हम सबसे पहले लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन के मुताबिक ए डॉट डी एल के साथ हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको तमाम सरफेस को स्मॉल सरफेस एरिया में डिवाइड कर देते हैं। ये सरफेस एरिया स्मॉल होने चाहिए, लेकिन कितने स्मॉल? प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्मॉल की डेफिनेशन की थी। अब स्मॉल कितना स्मॉल होना चाहिए ये डिपेंड करता है कर्वेचर के ऊपर। ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो,
इसके अंदर कुछ कर्व भी हो सकती है। तो अब ये इसके अंदर बहुत अहम पॉइंट ये होता है कि ये एक ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस से मुराद ये है कि आप इसके दो सरफेसेस आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए इसी सरफेस के ऊपर ही हम मूव कर सकते हैं। तो ये ओपन सरफेस होगी। जैसे हम एक आम पेपर शीट ले लें, उसको फोल्ड भी कर लें, तो वो ओपन सरफेस होगी। तो ये ओपन सरफेस की बात हो रही है, जबकि हमने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की जो बात की थी वो क्लोज सरफेस की बात की थी। तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन ओवर द इंटायर ओपन सरफेस है ये, जबकि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन किया था। तो अब हमने इसको स्मॉल सेगमेंट्स में अगर डिवाइड कर लिया, अब हर सेगमेंट का एक सर्टेन सरफेस एरिया है, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फ़र्ज़ करें कि ये आयत हमारे पास सरफेस है। अगर हम हर सरफेस एरिया की अलग-अलग लाइन इंटीग्रल लें, तो फ़र्ज़ करें कि हम आयत के लिए लेते हैं, तो लाइन इंटीग्रल लेने का मतलब ये हम इसको 4 सेगमेंट्स में कर सकते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर आयत हम लेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ आयत सरफेस। जैसे मैंने कहा कि ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ सरफेस एरिया है, और ये सरफेस एरिया इतना स्मॉल होना चाहिए कि यहाँ पे हम कर्वेचर ख़त्म कर दें। तो वो हमारे पास बन जाएगा ए, अगर ए आई उसके ऊपर वेक्टर एरिया की वेक्टर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू है डॉट डी एल आई। यहाँ पे ये चूँकि हमने 4 सेगमेंट लिए हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो उस सूरत में हमें चारों को फिर सम अप करना होगा ओवर दैट क्लोज सरफेस। तो ये लाइन इंटीग्रल बन जाएगी इस आयत पार्ट की। लेकिन इसके साथ वाला जो जेथ पार्ट है उसका जब लाइन इंटीग्रल लेंगे तो अल्टीमेटली वो भी इसी तरह ही होगा। सेंस हमने सेम रखनी है। अगर हम इसका लें तो हम देख रहे हैं कि आयत पार्ट की अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल है तो जेथ पार्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम तमाम के अंदर एक ही सेंस में रोटेशन लेंगे। रोटेशन की सेंस एक ही होनी चाहिए। अब तमाम के अंदर रोटेशन की सेंस अगर एक ही होगी तो एक में की वजह से जो लाइन इंटीग्रल का कंट्रीब्यूशन होगा वो अगर अपवर्ड है तो दूसरे की वजह से वो डाउनवर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आयत की वजह से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जेथ की वजह से ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो लाइन इंटीग्रल होंगे, दूसरे लफ्ज़ों में ये लाइन इंटीग्रल की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, इन दोनों की वजह से ये कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाएगी, इन दोनों की वजह से ये कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाएगी, इसी तरह इन दोनों की वजह से ये तो हमारे पास बाउंड्रीज तक अगर इसको एक्सपैंड करते जाएं तो हमारे पास तमाम के कंट्रीब्यूशन ख़त्म होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अलग-अलग इनको ऐड भी कर लेंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की आ जाएगी कि A1 डॉट DL1 प्लस A2 डॉट DL2 प्लस अप टू AN डॉट DLN nth पार्ट। हमने तमाम कर्व्स के लिए अलग-अलग कैलकुलेट किया और इस तमाम को जमा कर दिया। अब जमा करने से हमारे पास रिजल्ट किस तरह का आया कि ये हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी सम ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n ai डॉट, आप इसको d की जगह डेल्टा भी लिख सकते थे, डी एल आई ai डॉट डी एल आई, ये हमारे पास सी आई। हर कर्व के लिए हमने अलग-अलग करने के बाद सबको ऐड कर दिया। ये लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है। अब टोटल लाइन इंटीग्रल में हम देख रहे हैं थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो ये चूँकि कैंसिल होते होते जब बाउंड्री तक पहुँचेगा तो इसका जो हर सरफेस एरिया का लाइन इंटीग्रल बनेगा वो असल में सिर्फ और सिर्फ यही बाउंड्री वाला लाइन इंटीग्रल ही बचेगा जो हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे
अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें विद डी ए तो ये बन जाएगा सिग्मा ए आई डॉट डी एल आई डिवाइडेड बाई डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए, यानी हमने डेल्टा ए से इसको डिवाइड कर दिया, डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो यहां से बाय डेफिनेशन फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया द लाइन इंटेग्रल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी हमने जो सेगमेंट्स डिवाइड किए हैं सरफेस के वो इन्फिनिटी हो जाएं, तो उस सूरत में सिग्मा चेंज हो जाता है इंटेग्रल में और डेल ए चेंज हो जाएगा डी ए की सूरत में। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा बाय डेफिनेशन दिस इज द लाइन इंटेग्रल पर यूनिट एरिया बाय टेकिंग द लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू 0 सिग्मा इंटेग्रल ऑफ ए आई डी एल आई डिवाइडेड बाय डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए, ये हिस्सा इसका बन जाए, ये इन लिमिट की वजह से इंटेग्रल, ये हिस्सा इसका कर्ल ऑफ ए इंटू डेल ए की बजाय डेल्टा ए की बजाय डी ए लिख सकेंगे और ये सरफेस एरिया एस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लाइन इंटेग्रल जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, टोटल लाइन इंटेग्रल आ गया था हमारे पास, ये था हमारे पास इंटेग्रल। अब इस टोटल लाइन इंटेग्रल की बात कर रहे थे, वो हमारे पास आ गया कर्ल ऑफ ए इंटू डी ए ओवर द सरफेस एस। और यहाँ पे हम टोटल लाइन इंटेग्रल की बात करें अगर लेफ्ट हैंड साइड पर, वो असल में है ए डॉट डी एल ओवर द इंटायर सर्कल कर्व सी, यानी इसका पूरे का कर्व सी का हमारे पास जो लाइन इंटेग्रल बनेगा वो ये बन जाएगा। तो यही हमारे पास स्टोक्स थ्योरम कहता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सरफेस इंटेग्रल और लाइन इंटेग्रल को लिंक किया जा सकता है वो इस डेफिनेशन से, यानी कर्ल ऑफ ए की डेफिनेशन से किया जा सकता है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास स्टोक्स थ्योरम। उम्मीद है कि आप लोग, हमने स्टोक्स थ्योरम में ये देख लिया कि ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस ओवर द सरफेस एरिया एस। तो ऐसी सूरत में अब इसको अगर हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो, तो हमें सबसे पहले कि ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन अगर है तो वी कैन राइट इट एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अगर हम इसका कर्ल कैलकुलेट करना चाहें और डी एल वी हैव डी एल, अगर हमारे पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के कह दें, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो इट कैन बी रिटन एज इंटेग्रल ऑफ ए डॉट डी एल, मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा आंसर क्लोज कर्व पर इंटेग्रल लेंगे और ये आ जाएगा ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए वाई इंटू डी वाई प्लस ए जेड इंटू डी जेड आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा जा सकेगा, जबकि राइट हैंड साइड पर चूंकि कर्ल ऑफ ए है और वी नो दैट कर्ल ऑफ ए मीन्स डेल क्रॉस ए। तो इसको हमें लिखने के लिए फिर डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख लें आई जे के
partial over partial x, partial over partial y, and partial over partial z, and this can be written as ax, ay and az. ये हमारे पास कर्ल ऑफ ए लिखने का तरीका होगा कि हम डिटर्मिनेंट के सूरत में लिखेंगे। पहले हम आई जे के यूनिट वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद डेल के कंपोनेंट लिखेंगे, फिर ए के कंपोनेंट लिखेंगे। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, पार्शल ओवर पार्शल आई के साथ जब आप करेंगे तो पार्शल वाई इंटू ए जी माइनस पार्शल ओवर पार्शल z इंटू ए एक्स, और इसके साथ हमें लिखना होगा i यूनिट वेक्टर। इसी तरह j के लिए जब हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल z a x माइनस पार्शल ओवर पार्शल x इंटू a z, और इसके साथ j लिखना होगा प्लस पार्शल ओवर पार्शल एक्स ए वाई माइनस पार्शल ओवर पार्शल वाई ए एक्स आ जाएगा, और इसके साथ z कंपोनेंट यानी k यूनिट वेक्टर लिखना होगा। तो जब हम कर्ल ऑफ ए को ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और वी नो दैट DA can be written as n DA magnitude into n यूनिट वेक्टर, और n यूनिट वेक्टर अगर हम देखें तो वो आता है cos ऑफ अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos ऑफ gamma k, where alpha, beta and gamma are the angles made by the area vector with x-axis, y-axis and z-axis. ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए लेना चाहेंगे तो असल में हम लेंगे कर्ल ऑफ ए डॉट एन यूनिट वेक्टर इंटू डी ए। अब यहां से कर्ल ऑफ ए डॉट एन, अब लाजमी तौर पे इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम एन यूनिट वेक्टर के साथ, तो जस्ट हमारे पास कर्ल ऑफ ए डॉट एन यूनिट वेक्टर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल y इंटू ए जी माइनस पार्शल ओवर पार्शल z इंटू ए एक्स। इसके साथ हमें लिखना होगा n यूनिट वेक्टर का x कंपोनेंट यानी cos ऑफ अल्फा। इसी तरह j कंपोनेंट के साथ हम इसका cos बीटा लिख देंगे, k कंपोनेंट के साथ cos ऑफ गैमा लिख देंगे। ये आप इसको खुद कंप्लीट कीजिएगा, और उसके बाद हम राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं सरफेस एरिया S पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिखेंगे कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए को, यानी इसको डी ए के साथ लिखेंगे तो आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल ए जी ओवर पार्शल वाई माइनस पार्शल ए एक्स ओवर पार्शल जी इंटू कॉस ऑफ अल्फा, प्लस जो आगे आपने दो टर्म लिखी होंगी वो लिखेंगे, और इन तमाम के साथ हम डी ए लिख देंगे। तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जबकि ये हमने ए डॉट लाइन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखा। तो जब हम इसको स्टोक्स थ्योरम की सूरत में लिखना चाहें तो फिर हमें लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोज सरफेस के लिए ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई इंटू डी वाई
प्लस ए जी इंटू डी जेड, ये हमने लिख दिया, मस्ट बी इक्वल इंटू डी एल, ये ए डॉट डी ए हमारे पास, ए डॉट डी एल आ गया हमारे पास, इसके बराबर इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कर्ल की वैल्यू लिखनी है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। तो इट इज़ द इंटेग्रल ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए जी सॉरी वाई माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड ए एक्स आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ एल्फा प्लस, बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखोगे पार्शियल ओवर पार्शियल जेड ए एक्स माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए जेड इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस, इसी तरीके से आप कॉस ऑफ गैमा वाली टर्म, यानी इस टर्म के साथ कॉस ऑफ गैमा लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, क्लोज करेंगे और इसके साथ डी ए होगा। तो ये इसके लिए सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास तीन टर्म सरफेस इंटीग्रल में आएंगी और ये तीन टर्म लाइन इंटीग्रल में आएंगी। तो ये इसका कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड दी स्टोक्स थ्योरम इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। अगर किसी की तरह का कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।